क्या करो, ऑपरेशन करा लो। कौन सा ऑपरेशन? एंजियोप्लास्टी। तो आप पूछोगे डॉक्टर 2-3 दिन का समय तो दे दो। अरे 2 दिन नहीं, 20 मिनट में मर जाओगे तुम। आ जाओ, बेड खाली पड़ा है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बांधा है, इसमें एसी भी लगा है, कंप्यूटर भी है और इसमें टीवी भी लगा है। अभी ये होटल जैसा है, आ जाओ जल्दी भर्ती हो जाओ। बेचारा डर के मारे भर्ती हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा? पहले एंजियोग्राफी करेगा, फिर उसको दिखाएगा देखो यहाँ 70% ब्लॉकेज है, यहाँ 80% है या 90% है। डर गया, अब क्या? तुरंत ऑपरेशन कराओ। तो वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में क्या है? एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्टंट डालते हैं, स्प्रे। वो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है और बिल 1 लाख रुपए बन जाता है उसका, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन। अब मुश्किल क्या आती है कि ये जो स्टंट है ये 6 महीने में बेकार हो जाता है, क्योंकि हृदय की जिस नली में रुकावट को हटाने के लिए ये स्टंट डाला, उसके आगे और पीछे रुकावट आ जाती है, तो फिर बेकार। फिर बाईपास सर्जरी कराओ, 3-4 लाख और खर्च होता है, और फिर गारंटी नहीं है कि कब आप यमराज के पास पहुंचो। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में सर्जन है, डेली एंजियोप्लास्टी के 8-10 ऑपरेशन करता, उसको हार्ट अटैक आया। और जैसे ही मुझे खबर मिली कि उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत मैंने फोन लगाया। मैंने कहा भाई तुमने एंजियोप्लास्टी कराया कि नहीं अपना? कहने लगा नहीं कराया। मैंने कहा बाईपास सर्जरी कराया? नहीं कराया। फिर क्या किया तुमने? जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा मैं स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था हरिद्वार और दूधी भोपले का रस पी के आया, अभी मैं ठीक हूं। तो मैंने उसको कहा कि ये माहिती तुम्हारे पेशेंट को दोगे? उसने कहा यार धंधा खराब करने का, ये माहिती पेशेंट के लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैंने दूधी भोपले का रस पिया, मैं ठीक होके आया। मैंने पूछा कि अभी चेक कर लिया ब्लॉकेज वगैरह? उसने कहा सब ठीक है। ये तो सच्ची है घटना, और कोई वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो खुद 10 ऑपरेशन रोज करता है। वो कहता है मैं दूधी भोपला पी के स्वामी रामदेव के आश्रम में प्राणायाम करके ठीक हो गया। मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हर व्यक्ति ठीक हो सकता है। रामदेव जी ने आज तक 3 लाख से ज्यादा पेशेंट ठीक किए हैं जिनको ये आर्टरीज में ब्लॉकेज थे 70%, 80%, 90%, बिना ऑपरेशन ठीक किया, चैलेंज देके ठीक किया। और उनमें मैक्सिमम केसेस डॉक्टरों के, जो उनके सामने बैठकर प्राणायाम सीखकर दूधी भोपले का रस पीकर ठीक हुए। इसका माने कि आर्टरीज में ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, और इसका मायने दूधी भोपला इसकी सबसे अच्छी औषध है। तो आप भी पियो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो, और डॉक्टर से बचने के लिए स्वयं पाक घर जिंदाबाद है, वहां सभी औषधि है, और गाय माता जिंदाबाद है, उसका मूत्र है। बस माहिती ले लो कि स्वयं पाक घर में क्या है, जिससे क्या होता है, और गोमूत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है। भारत में कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई हैं इस विषय पर। सबसे अच्छी पुस्तक चरक ऋषि ने खुद लिखी है, चरक संहिता। उसमें गोमूत्र को दुनिया की सबसे अच्छी औषधि बताया उन्होंने। दूसरी पुस्तक है भाव प्रकाश, तीसरी है निघंटु, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये 4 पुस्तकें हैं आयुर्वेद में, जिनमें गोमूत्र और स्वयं पाक घर की औषधियों से सभी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं, वो बताया है। अब इन पुस्तकों को पढ़ने की एक ही तकलीफ है कि संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत में। अभी तो वैसे इनमें से 1-2 पुस्तकें मराठी में भाषांतर हुई है, लेकिन मूल पढ़ना हो तो संस्कृत में। संस्कृत आती नहीं हमको, हमने कभी सीखी भी नहीं, अंग्रेजी सीख लिया जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है सुनामी, कैसे लिखते हैं? TSUNAMI। बोलते क्यों नहीं? टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी। कहते जी टी साइलेंट है तो लगाया क्यों? हटा दो उसको। एक शब्द है किटचेन, KITCHEN, कहते नहीं किचन किचन किचन, फिर KIT क्यों लिख रहे हो? टी साइलेंट है, क्यों लगाया? हटा दो। ऐसी मूर्खता की भाषा। PUT पुट तो BUT
बुट, और ब्यूटी बट तो ब्यूटी पट। कुछ लॉजिक है इसमें? विचित्र भाषा है और लोग लगे हैं इसको बोलने में। कभी कभी तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं, कहते ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूं रियली? तब वो थोड़े बौखलाते, फिर पूछते व्हाट डू यू मीन? मैं उनको कहता हूं डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिसेस? इंग्लिश डिक्शनरी अगर खोलकर उठाओ तो सबसे पहली डिक्शनरी बनी इंग्लैंड में वेबस्टर। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी उठाओ और उसका फर्स्ट एडिशन देखो तो मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। वो मिसेस होती है। और यूरोप में बताए ना धर्म पत्नियां नहीं होती। हाँ, क्योंकि 70% यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते, बिना शादी के रहते। वो एक शब्द उन्होंने बनाया लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें शादी नहीं होती तो धर्म पत्नी नहीं होती, तो वो सब मिसेस होती है। हाँ, मिसेस का ये मतलब, और मिस्टर उसका वाइसी वर्सा। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और हम लगे हैं अपनी श्रीमती को मिसेस बनाने। मिसेस। तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? तो वो बौखलाते हैं। बिना जाने अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, अच्छी भाषा नहीं है। कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रेजी में, जैसे संबंध, रिलेशनशिप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माने संबंध भी बाई लॉ, कानून से सब संबंध है। क्या चक्कर क्या है ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में 1500-1600 साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। राजा की अनुमति मिले तो शादी होती थी, बिना अनुमति आप शादी नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्या हुआ इसमें कि राजा की अनुमति के बिना शादी करवाने का काम एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था वैलेंटाइन। रोम में एक वैलेंटाइन नाम का पादरी था, चर्च में काम करता था। उसने एक अभियान चलाया कि मैं शादी कराऊंगा बिना राजा की अनुमति के। तो जिस दिन राजा को पता चला, राजा था उस समय क्लॉडियस रोम का, तो उसने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी दे दिया, मृत्युदंड। और 14 फरवरी सन 498 को उसको फांसी हुई। तो उस वैलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी। वैलेंटाइन। अब हम पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे मनाते बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पे पाबंदी लगाई हो। यहाँ तो उल्टा है, एक नहीं 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। तो हमें वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत नहीं। और उनके यहाँ क्या होता था कि राजा की अनुमति से शादी होती थी, इसलिए सारे रिश्ते बाई लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ऐसा है चक्कर अंग्रेजी का। अब हम उसकी नकल करें तो कितनी मूर्खता है। बड़ा विचित्र है ये अंग्रेजी का साम्राज्य। मैं किसी के घर में जाता हूँ, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अरे रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, ट्विंकल, पता नहीं क्या क्या विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। अपने नाम बहुत अच्छे हैं, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्यों आप ये टिंकू पिंकू में फंस गए? और टिंकू का अर्थ जान लो पहले, फिर करो। वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की भी ना सुने, माँ की ना सुने, वो टिंकू होता है। तो बनाने का है तो बोलो टिंकू टिंकू, थोड़े दिन में हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी में हम फंस गए बेकार। कुछ फालतू में, कुछ काम भी नहीं है उसमें। कहते हैं दुनिया का ज्ञान है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वैसे ही खिचड़ी है। थोड़ा उन्होंने जर्मन से लिया, थोड़ा फ्रेंच से लिया, थोड़ा इटालियन से लिया, थोड़ा डच में से लिया, थोड़ा रशियन से ले लिया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, तो खिचड़ी बना के अंग्रेजी पेश कर दी।
और चूंकि ये खिचड़ी है इसलिए इसके लॉजिक बहुत विचित्र हैं। पीयूटी पट ब्यूटी बुट, या ब्यूटी बट पीयूटी पुट, ये सब इसलिए चक्कर है। अंग्रेजी का ग्रामर दुनिया में सबसे खराब है। और आप जानते हैं दुनिया की जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़कर कोई अंग्रेजी में काम नहीं करती, सब फ्रेंच में काम करती है। हमने फालतू एक फोबिया बना रखा है कि अंग्रेजी के बिना दुनिया नहीं चलती। दुनिया में 200 देश हैं जिनमें से 7 देशों में सिर्फ अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और वो भी 7 देश इसलिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी तक छोड़ नहीं पाए उस अंग्रेजी। उन 7 देशों में 3 तो अपने ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बाकी है अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। बाकी किसी देश में